सर्वेषां कृते नमो नमः। आप सभी जानते हैं कि कल हमने पढ़े थे प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद अगला जो क्रम आता है हमारे व्याकरण विधि पुस्तक में वह है वर्णों के प्रकार के। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वर्णों की व्यवस्था को देखते हुए, और मैं हूँ जयनारायण शर्मा। चलिए पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था को। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं समझिएगा। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब इसमें भी अंतर आता है। मतलब पहले तो वर्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ण की। तो वह कितने हो गए? वर्ण दो प्रकार के हो गए। फिर अगली जो बात हो रही है वह किसकी हो रही है कि वर्ण यदि दो प्रकार के हैं तो कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में भी अलग भेद होते हैं। तो कहते हैं स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के भी तीन भेद कहे जा रहे हैं। और वह तीन भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब उसके अंदर भी जाते हैं तो ह्रस्व स्वर भी अलग होते हैं। अब वो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? बोले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और छोटी री। यानी इस प्रकार से मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5। यानी ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। देखिए पहले आती है वर्ण की बात। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर भी तीन, स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी हम स्वर के अंदर ही हैं, व्यंजन पर अभी नहीं पहुँचे हैं। सबसे पहले आते हैं ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और छोटी री। यानी मिलाकर ये कितने हो जाते हैं? 5। फिर अगला सेकंड है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। यानी कि ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो अब हमारी इतनी समझ में आ गया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें भी दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर भी 4 होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है संयुक्त स्वरों को हटाकर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों को हटाकर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? अगर यह प्रश्न पूछ लिया गया तो आपको बतानी है कि 4 है भाई। 1 2 3 4। अगर संयुक्त स्वरों को हटा लिया जाए तो। यदि संयुक्त स्वरों को ना हटाया जाए, केवल इतना पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब आगे आते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कितने होते हैं? तो ये यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया है, ए ही कृष्ण अत्र गौश चरति। इसमें हमने 2 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है ए ही कृष्ण अत्र गौश चरति। अब आप इसमें संख्या लेकर मत आइए कि जो प्लुत है उसमें कितनी संख्या है, प्लुत स्वर कितने होते हैं। प्लुत स्वर में एक तरह के वाक्य ही समझ लीजिए, उसके पीछे ये 3 लिखा होगा, हिंदी का 3 का अंक बना होगा। जैसे अगर इस वाक्य को हम बोलेंगे ए ही कृष्णा अत्र गौश चरति, तो कृष्णा जो हमने जो लंबा खींचा है, जिस स्वर को, जिस शब्द को लंबा खींचा है, वही स्वर प्लुत कहलाता है। यानी यहाँ पर ये जो 3 है यही प्लुत है। 3 जिस वर्ण में लग गई वही वर्ण 3, यानी 3 गुना उसकी आवाज़ में बोला गया है। ह्रस्व स्वर 1 गुना, दीर्घ स्वर 2 गुना। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, है ना। फिर यहाँ पर अगर कहेंगे, किसी को बुलाएंगे, अरे इधर तो आ, तो जो इस तरह की, जो आप समझ रहे हो ना, मुस्कुराओ मत भाई, हाँ हंस रहे हो यार आप लोग, बताओ। यही तरीका है भाई, यही है समझाने का तरीका। तो ए ही कृष्ण अत्र गौश चरति, तो ए ही कृष्ण अत्र गौश चरति, गाय यहाँ पर चल रही है, हे कृष्ण। अच्छा, सबसे अच्छा उदाहरण जो आप सबको पता है, सबको आता भी है, ओम। ओ और माँ, ओ और माँ इसमें अक्षर, लेकिन उसके बीच में 3 लिखा रहता है। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब क्या है? जब हम इस वर्ण को बोलते हैं, जब ओम बोलते हैं, तो हम ओम कैसे बोलते हैं? ओ, समझ रहे हैं? ओ को हमने इतना खींचा, 1 2 3, मतलब बहुत देर तक हम खींचते रहे इसको। ओ, माँ को हमने एक सेकंड कह सकते हैं, और ओ को 3 सेकंड,
मतलब इसमें इसके पीछे अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह शब्द प्लुत है, तो उसके पीछे ये 3 लिखा होगा। हिंदी में जो 3 बनता है ऐसा लिखा होगा तो वह प्लुत स्वर कहलाएगा। तो ऐसे बहुत ही कम प्लुत स्वर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन 3 लगे हुए आजकल वाक्यों में प्रयोग कम होते हैं। हाँ, क्या प्रश्न? अच्छा, हाँ, ठीक, चलिए इसको समझाना है। तो ए आई ओ औ मैंने यहाँ पर अच्छा ये बताया कि यहाँ पर दीर्घ जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन सही दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनमें जो 4 ए आई ओ औ ये संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त माने क्या होता है? मिले जुले, है ना। तो अब ये संयुक्त मिले जुले कैसे हैं? सबसे पहले हम ए को लेते हैं, ए। अब ये संयुक्त कैसे हुआ? इसके लिए क्या हुआ है? इसमें छोटा आ प्लस ई। अगर ऐसा उल्टा लगता हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा आ प्लस ई बराबर ए। मतलब आ और ई इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। इसलिए इसको संयुक्त कहा जाता है। अगला कहेंगे, अगला है ए के बाद क्या आएगा? आई। तो ये हो जाएगा आ प्लस ए। मतलब जो ए यहाँ है आ और ए ये वाली, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगी? आई। आ और ए को मिलाकर आई हुई। चौथा वर्ण है हमारा ओ, तो आ प्लस ऊ बराबर ओ, ऐसे ओ बनेगा। और उसी प्रकार आ प्लस ओ, ये जो ओ है ये यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? औ। इसलिए इनको, इन चारों को संयुक्त स्वर कहा गया है। इन चारों को क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर कहा गया है। आप ये समझ लीजिए, संयुक्त स्वर क्यों? क्योंकि इनमें एक एक अक्षर और मिले हुए हैं, मतलब इनमें 2-2 अक्षर और हैं। तो अगर पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों को छोड़कर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 हैं। संयुक्त स्वरों को छोड़कर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। लेकिन अगर ये शब्द यहाँ पर नहीं आता है, यदि ये शब्द नहीं बोलते हैं, वो संयुक्त स्वर नहीं बोलते हैं, या फिर पूछते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 8 है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? तो कोई संख्या नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। अब ये संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त माने जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो या एक में दूसरा समाहित हो, वह संयुक्त कहलाता है। जैसे आ और ए को मिलाकर आई बना है, आ और ऊ को मिलाकर ओ बना है, आ और ओ को मिलाकर औ बना है, आ और ई को मिलाकर ए बना है। इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पहले से ही 2-2 वर्ण मिले हुए हैं। आप समझ गए होंगे। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी वही होगी व्यंजनों की। आप ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट हमारा रहेगा व्यंजन का, और पुस्तक के आधार पर अगले दिन हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजनों के विषय में पढ़ेंगे हम और समझाएंगे। व्यंजनों के विषय में पढ़ते हुए हम देखेंगे कि व्यंजन के भी स्पर्श स्थान, उनके भेद, उनके उच्चारण स्थान, उनका वर्गीकरण, वह सब जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो है ना, आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।